क्या होती है, एक स्टेट ऑफ मैटर होती है। अब जो जरूरी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए या हमने पढ़ी होनी चाहिए, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो आपके पास जो लिक्विड्स हैं उनका क्या होता है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप सबको पता है कि आपके पास लिक्विड जो है 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है, एंड सो ऑन। ये सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए था। सेकेंडली, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट शेप ना होने का मकसद यह है या मतलब यह है कि आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर जैसी शेप लिक्विड जो है वो ढाल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कप में एक फ्लूइड डालता हूं तो कप में भी आ जाएगा सेम लिक्विड, या उसी लिक्विड को मैं एक प्लेट में डाल देता हूं तो वो प्लेट में भी आ जाएगा। तो ऐसा कोई उनकी शेप कोई स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप नहीं होती। अब जो तीसरा पैरामीटर है जो कि MDCAT और मुख्तलिफ टेस्ट के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब आप सबको पता है कि सॉलिड्स की जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसके बाद लिक्विड्स की और उसके बाद गैसेस की। कहने का मकसद ये है कि लिक्विड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि ये फ्लो ना कर सकें, और इतनी भी वीक नहीं है कि वो गैसेस की तरह या तो एक्सट्रीमली जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस एक्सट्रीमली ज्यादा हो जाएं, और ना इतनी करीब आ जाए मॉलिक्यूल्स कि वो आपके पास सॉलिड की फॉर्म में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाए। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है काइनेटिक एनर्जी का। अब आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस की सबसे ज्यादा, उसके बाद जो है वो लिक्विड्स की सबसे ज्यादा, और उसके बाद जो है वो गैसेस, उसके बाद जो है सॉलिड्स, सॉरी गैसेस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड्स की और फिर सॉलिड्स की। अब इसमें ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर